आज मैं बात करने वाला हूं आपसे आर्मी कैडेट कॉलेज के विषय में। कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी, जहां बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मैं आपके सामने लाऊंगा ही, किस एंट्री में जाने के प्रोसीजर क्या है, बट जो सबसे बड़ा प्रश्न है देश के सामने कि आखिर सर जब हम नॉन कमीशन कैटेगरी में चले जाते हैं तो कहीं एसएसबी के दृष्टिकोण से हमारे जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो बदल तो नहीं जाते? क्या उस पैरामीटर पर खरा उतरने के लिए हमें क्या बेहतर करने की जरूरत है? बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो कि एसएसबी से जुड़े हुए हैं। तो आज आई रियली फील प्राउड सर, अगेन यू आर विद अस। तो हमारे साथ हैं ग्रुप कैप्टन के पांडे सर एंड ऑब्वियसली एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बनास बोर्ड सर। थैंक यू सो मच सर शो का हिस्सा बनने के लिए। और ऑब्वियसली इस एंट्री की सर शायद आपसे अच्छा मैं किसी और से बात नहीं कर सकता, बिकॉज हैविंग लॉन्ग एक्सपीरियंस सर, एंड स्पेशली आपसे बात करना इसलिए भी इंटरेस्टिंग है सर क्योंकि ज्यादातर हमारे देश का जो एयरमैन है, बिकॉज सर इंडियन एयरफोर्स एक बड़ी एंट्री के तौर पे है सर, और हर साल आप समझ लेते अराउंड 12,000 कैंडिडेट को सर वो ले जा रही है अपने यहाँ। और उन बच्चों में मैं देखता हूँ सर एक आग होती है जितने भी एयरमैन हैं और वो कमीशन की ओर जाना चाहते हैं। और आपने एक बड़ा एग्जांपल भास्कर का सेट ही किया इस देश के सामने, गॉट द ऑल इंडिया रैंक 1 थ्रू द एसएससी एंट्री सर। तो मुझे लगता है कि आज ये बड़ा प्रश्न इनके जहन में है कि सर एज एयरमैन, एज ए सोल्जर और एज ए नेवी कैडेट अगर हम चले जाते हैं इन फोर्सेज में तो क्या हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स में अंतर आता है, कैसे हम खुद को बेहतर करें, और ओवरऑल एसएसबी के अंदर एसीसी कैंडिडेट को सर किस तरह से आप देखते हैं? राइट सौरभ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी और वो भी एक बड़े खास दिन जबकि देश 75th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है, और इट्स अ प्लेजर एंड ऑनर फॉर मी टू बी हियर विद यू। एंड आपको मैं फर्दर थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं जब एयरफोर्स से रिटायर हुआ तब से मैं फोरम ढूंढ रहा था कि मैं 30 साल सर्विस की एयरफोर्स में, और मेरे अपने जो एयरमैन है, एयर वॉरियर्स हैं, उनको एक तरह से मौका मिलता है लेकिन वो लोग सफल नहीं हो पाते हैं। साथ में कुछ आर्मी के लोग भी ट्राई करते हैं लेकिन वो लोग भी सफल नहीं हो पाते हैं। इट्स अ वेरी वेरी टीडियस प्रोसेस, और उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स रहते हैं कि हम क्यों सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो टू रीच आउट टू ए बिगर ऑडियंस, आई थिंक ये इससे अच्छा फोरम हो नहीं सकता। इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। थैंक यू सो मच सर। To start with, let me assure all the listeners over here, जितने एस्पायरेंट्स हैं हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, आप सब ने फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेंचमार्क क्रॉस कर लिया है एज कंपेयर टू ए सिविलियन। राइट सर। वो क्या बेंचमार्क है? यू ऑलरेडी पुटिंग ऑन ए यूनिफॉर्म। राइट सर। आपके अंदर ऑलरेडी कुछ क्वालिटीज इनहेरेंट हो गई हैं बाय वर्च्यू ऑफ योर सिलेक्शन। सो यू शुड फील कॉन्फिडेंट कि आपने पहली स्टेप क्रॉस कर दिया है। एक सिविलियन कैंडिडेट जो है उसको पहले मेहनत करनी पड़ेगी उस लेवल पे आने के लिए, लेकिन आप ऑलरेडी लेवल पे आ चुके हो। नंबर 1। नंबर 2, आपकी इंटीग्रिटी, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी हैज ऑलरेडी बीन जज्ड ओवर ए सम पीरियड ऑफ टाइम। राइट सर। सो आपके जो आप सेक्शन कमांडर्स हैं, आपकी बॉसेस हैं, दे ऑल आर अवेयर ऑफ दैट, दे आर अवेयर, एंड उन्हीं में से निकल करके हम लोग आते हैं, साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ, इंटरव्यू ऑफिसर बनते हैं। बिल्कुल। सो नाउ व्हेन वी कम टू दिस एंट्री प्रॉपर, देयर इज नो डिफरेंस इन द एसएसबी ऑफ अ सर्विंग सोल्जर और अ सिविलियन कैंडिडेट। राइट सर। 15 OLQ रिमेन सेम। आप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसकी OLQs चाहिए, फैक्टर 1, 2, 3, 4 ऑल फैक्टर सेम, देयर नो डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आपके अप्रोच में। राइट सर। हम एक बड़ा सवाल होता है कि एनडीए का बैच आता है, उसमें फेज 2 में 78-80 कैंडिडेट्स रिटर्न कर लिए जाते हैं। राइट सर। उनमें से करीबन 16, 20, 30 कैंडिडेट रिकमेंड हो जाते हैं। राइट सर। इट्स अ वेरी लार्ज नंबर। हमारा एसीसी का बैच आता है जी, एंड उस बैच में लार्ज नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स आते हैं, बट द रिजल्ट इज वेरी वेरी लेस, द परसेंटेज इज वेरी वेरी स्मॉल। उसका कारण क्या है? Right, sir. मैं आपको बताऊं सर, मैं मैसूर बोर्ड में था। ठीक सर। तो वहां पर जैसे ही हमारा कोई दूसरा बैच आए, हम सब लोग फुल स्ट्रेंथ पे वहाँ होते थे, और जैसे ही हमारा ये एससीसी, हमारा एयर वॉरियर्स का बैच आए, सर्विस कमीशन का, वी ऑल वांटेड टू गो ऑन लीव। सर मैं बीमार हूँ, सर मैं छुट्टी जाना चाह रहा हूँ, वी वांटेड टू एस्केप इट। लेटर साइड में बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन उसका कारण क्या था? उसका कारण मेरे लिए था कि फर्स्ट थिंग, ये हमारे जितने एयर वॉरियर्स हैं, हमारे जो जवान हैं, हमारे जो नेवल सेलर्स हैं, दे आर वर्किंग सो हार्ड दैट एक तरह से एसएसबी उनके अंदर घुस जाती है। अब कोचिंग इफेक्ट कम्स इनटू द माइंड। जी, मेरे पास एक सुधार साहब आए, एससीओ कमीशन। वो आए और बोले, सर मैं तैयारी कर रहा हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप साइकोलॉजिस्ट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सर मेरी अब कहानी चेक कर लिए।
तो मैंने कहा लाइए दिखाई देखता हूँ। जी। इतना मोटा रजिस्टर उनके पास था, जी 100 से ज्यादा स्टोरी उसने प्रैक्टिस की थी। जी आप मुझे बताइए सर कि अगर कोई भी सोल्जर इतना ज्यादा तैयारी करेगा, हिज आइडियाज आर गोइंग टू बी टोटली कोर्स एंड स्टीरियोटाइप। जी तो इसकी वजह से क्या होता है, जब भी ये बैच आता है, चाहे वो एसीसी हो, चाहे वो एससीसी हो, चाहे एससीओ कमीशन हो, चाहे एनटीआर हो, कोई भी कमीशन हो, जहां पर हमारे यूनिफॉर्म लोग इन्वॉल्व जी। हैं, उनका एक लेवल रहता है विच इज कांस्टेंट, राइट सर। एंड ईच वन ऑफ देम ट्राइज टू शो समथिंग विच ही इज नॉट। ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हमारे सामने है। Right, sir. हमारे सामने हम जब इंटरव्यू लेते हैं या साइकोलॉजी करते हैं, वी आर बेसिकली ट्राइंग टू असेस द कैंडिडेट फ्रॉम अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। ये डिफरेंस है एक सिविलियन कैंडिडेट के एसएसबी में, एक अपने सर्विस वाले कैंडिडेट Right, के। जब वो बंदा मेरे सामने बैठा है इंटरव्यू में, ही इज अ सोल्जर। Yes, sir. नाउ मेरे पास उसके लिए आई हैव गॉट लेस टाइम। आफ्टर कपल ऑफ इयर्स वो मेरे पास साथ में बगल में खड़े होकर के ऑफिसर्स मेस में चीयर्स करेगा। फर्स्ट थिंग आई हैव टू सी, क्या उस बंदे में वो बेयरिंग है कि नहीं है। वेरी गुड। डज ही हैव द बेयरिंग टू बिकम एन ऑफिसर। राइट सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो झील होना बड़ा जरूरी है। जील एंड बेयरिंग सर। अगर मैं एक कूप मंडूक बना हुआ हूँ, आई एम लिविंग इन ए स्मॉल सोसाइटी, मेरा सुबह उठना है, पीटी करना है, गेम्स खेलना है, उसके बाद ये करना है, ड्यूटी पे जाके खड़े होना है, फिर शाम को आना है, अपना वो डोलू उठा करके जाकर दूध लेके वापस आ जाना है, फिर शाम को सो जाना है। आई एम लिविंग इन ए वेरी स्मॉल फ्रॉग इन द वेल। राइट सर। जब तक मैं अपने आप को एज ए सोल्जर निकाल नहीं पाता हूं इस वेल से, जी। तब तक मैं सफलता के पास नहीं जाऊंगा। नहीं, बहुत बढ़िया सर। तो ये एक बारीक पॉइंट समझ में आया कि आप जब इस एंट्री के लिए प्रयास करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका माइंडसेट, जैसे कि आपने कहा, वेयरिंग का आना बहुत जरूरी। आप महसूस करें उस क्लास को, उस एटीट्यूड को, और वही चीज़ आपके साइकोलॉजी में भी रिफ्लेक्ट होने वाली है। सर बच्चे का एक बड़ा प्रश्न आया कि लाइक सर, अगर हम ओवरऑल टेक्निकल प्रोसीजर की बात करें तो एक एयरफोर्स का जो कैंडिडेट एयर वॉरियर्स की हम बात कर लें, जब वो जाके सर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे थे, अराउंड 28 मंथ की ट्रेनिंग सर एक्स वाला कैंडिडेट, 22 मंथ की अराउंड एयरफोर्स वाई कैंडिडेट सर अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर रहा है। इवन आर्मी वाला 1 ईयर के लिए कर रहा है, नेवी वाला भी ऑलमोस्ट 1 ईयर के लिए सर कर रहा है। प्रश्न बच्चों का ये होता है कि सर लाइक व्हेन वी आर गोइंग टू राइट द स्टोरी, हम एसीसी एंट्री के थ्रू आ रहे हैं, तो सर हमारा एक्सपोजर तो अब सर आर्मी का है, एयरफोर्स का है, नेवी का है। हमने ड्यूरिंग ट्रेनिंग सर एक लाइफ जी और हमें एक ढांचे में सर ढाला गया है। अभी सर जो हमारी स्टोरीज होनी चाहिए वो हमारी बैक ऑफ लाइफ, लाइक हम एकेडमी या जो है आर्मी एयरफोर्स नेवी को ज्वाइन करने से पहले जो हमारे एक्सपीरियंसेस थे, जो एक्सपर्टाइज था, उनको आधार बना के स्टोरी हमें लानी होती है सर, कि अब जो स्टोरी हम बनाने जा रहे हैं इनमें आज के जो फौजी हमारी बिलिंग या फीलिंग है उसको सर हमें इंजेक्ट करने की जरूरत होती है। सर बहुत ही अच्छा आपने ये सवाल पूछा जी। और ये एक कॉमन डाउट है सर। पहली बात तो ये कि साइकोलॉजी टेस्ट में हम लोग जो उनको टैट दिखाते हैं या उनकी जो एसआरटी होती है, इट इज मोर सर्विस बेस्ड। ओके, इट इज मोर सर्विस तो बेस्ड। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट देम सर, कि ये पूरा का पूरा सर्विस बेस्ड है। दैट्स सर्विस बेस्ड, Right, sir. बिकॉज दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल उसने क्लास 12 तक बाहर एजुकेशन प्राप्त की है, Right, sir. यानी 17-18 साल मैक्सिमम। जी। तो दैट ही इज स्टिल एडोलेसेंस में है वो। अब जब व्हेन ही इज मैच्योर्ड, ही इज इनटू सर्विस, Yes, sir. तो ही इज सीन द सर्विस लाइफ। सो हम लोग क्या करते हैं, जो सेट बने हुए हैं, 3 तरह के सेट होते हैं, आपको तो पता ही होगा, लेकिन ऑडियंस के लिए Right, sir. एक सेट होता है नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए, एनडीए कैंडिडेट्स के लिए, एक होता है ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के Right, लिए, sir. एंड थर्ड इज सर्विस एंट्री, Service. एंड ऑफ कोर्स फोर्थ इज फॉर वुमेन, थोड़ा Women अलग होता है। entry, जी। तो ये जो सेट्स होते हैं, दे आर मोर सर्विस बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल जो पिक्चर दिखाते हैं उनको, नाउ व्हेन आई शो ए पिक्चर टू एन इंडिविजुअल, टू ए सिविलियन, इफ आई शो हिम अ पर्सन इन यूनिफॉर्म, उसकी जो एस्पिरेशंस है, उसकी जो रिक्वायरमेंट, जो उसका आंसर होगा वो अलग होगा एज कंपेयर टू ए फौजी व्हेन ही सीज दिस पिक्चर। राइट सर। So what I try to do, I try to correlate his career in this defense and also his feelings and thoughts as a civilian. उन दोनों को amalgamate करते हैं हम। जी। अब जैसे एसआरटी में एक सवाल अगर हम पूछते हैं उनसे, एसआरटी ऑफ कोर्स आप लोग जानते होंगे, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, साइकोलॉजी का अच्छा हिस्सा थर्ड टेस्ट होता है। उसमें अगर मैंने एक उनसे सवाल पूछा कि भाई यू आर द एडजुटेंट ऑफ अ कंपनी, राइट, एंड योर सीईओ हैपेंस टू बी टेकिंग एक्स्ट्रा राशंस इन हिज हाउस, ओके, व्हाट विल यू डू? सर अगर ये सवाल मैं किसी सिविलियन से पूछता हूँ, वो he never understand what is the meaning of this question, right? So I am keeping it simple. Now, what am I trying to check?
मैं इस सवाल को घुमा फिरा कर आई कैन आस्क द सिविलियन, बट आई एम आस्किंग द सर्विस टू चेक योर ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी. डज ही गो लॉन्ग? इज ही ऐसा बंदा है जो कि ही टोक द लाइन ब्लाइंडली, अरे मेरा सीईओ है, कुछ मैं कुछ भी कर दूंगा, और डज ही फाइट फॉर द ट्रुथ? सो आई एम लुकिंग एट दैट. सो हम क्या करते हैं, उनको मोर सर्विस बेस्ड करते हैं. लेकिन इसमें से एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि मैं बताऊंगा सब लोगों को, कि जब प्रिपरेशन आप लोग करते हैं इस एंट्री के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये सजेस्ट करता हूं कि फॉर विच एवर टेस्ट यू आर ट्राइंग टू प्रिपेयर, स्टॉप थिंकिंग लाइक अ सर्विस पर्सन, थिंक लाइक अ सिविलियन. फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक लाइक अ सिविलियन. अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है सर कि आप सर्विस होते हुए भी आपको सिविलियन की तरह सोचना. थिंक लाइक अ सिविलियन. सर देखिए, द मोमेंट आई थिंक लाइक ए फौजी, माय आइडियाज आर गोइंग टू बी स्टीरियोटाइप. मैं सर हर पिक्चर में कारगिल में झंडा गाड़ूंगा, हर पिक्चर में रेड क्रॉस कैंपेन होगी, हर पिक्चर में मेरा कुछ आइडियलिस्टिक दिखने लगेगा. आइडियलिस्ट हो जाएगा. तो आइडियलिस्टिक तो कोई है नहीं, हम सभी में से कोई आइडियल नहीं है, हम सब में खूबियां और कमियां हैं. तो मैं ये चाहूंगा, अगर वो बंदे को जस्टिस करना है, ही शुड थिंक नेचुरली लाइक अ सिविलियन. भाई बेसिकली हमने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, बट अंदर से तो हम सिविलियन है ही है, हमारे अंदर वो ट्रेड्स हैं, तो उनको उभार के आप लाइए, एंड आई एम श्योर यू विल डू वेरी वेल इन दिस. बड़ा बारीक पॉइंट सर आपने ऐड किया है, और मुझे लगता है कि आज तक शायद किसी भी सर्विस कैंडिडेट के लिए ये बात नहीं बोली गई होगी सर, पहली बार है कि आप हैं तो फौजी, लेकिन अभी भी सोचना है सिविलियन थॉट प्रोसेस में. जो जील, जो जज्बा उस समय आप में फौज के अंदर था, वही चीज आज भी हमें आपके अंदर एक्सपेक्टेशन है और चाहिए सर. वैसे आपका क्वेश्चन थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज में था, मैं थोड़ा हिंदी में क्लियर कर दूं. फौजी लोग समझ गए, सिविलियन कैंडिडेट नहीं समझ पाएंगे. सर का ये था कि आप एजुडेंट हैं, दंडपाल हैं, आप जो है किसी भी यूनिट के या किसी बटालियन के, और वहां पे मान लीजिए सीओ ने आपसे कुछ एक्स्ट्रा चीजें डिमांड की जो कि रूल्स के खिलाफ है, उनकी जितनी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल की गई है, तो व्हाट वुड बी योर एक्शन एट दैट टाइम? क्या आपके रिएक्शंस होंगे उस समय? लाजमी सी बात है, बड़ा अधिकारी है, कुछ भी हो सकता है, बड़े एक्शंस हो सकते हैं, तो आपका स्टैंड उस समय क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शंस नहीं होंगे, सटीक आंसर ही देना है. तो सर सटीक आंसर पूछा जाए कि इसको भी डिलेमा में डाल देना. सो देखिए, एसआरटी में ये होता है सर कि देयर इज नो राइट आंसर, देयर इज नो रॉन्ग आंसर, इट इज योर आंसर. वेरी गुड. सो अब अगर हम इस आंसर को दे देते हैं इनके सामने, तो यही बोलेंगे, ये वही बोलेंगे. इसलिए जरूरी है कि सर ये इनके ऊपर छोड़ते हैं, इसलिए इनको मेजर कंसीडर आना पड़ेगा, और वहां जब बताएंगे मेरे को तो राइट सर. तो सर्विस कैंडिडेट के सर क्वेरीज मेरे पास बहुत ज़्यादा रहती हैं. जैसे सर इनके OIR टेस्ट की बात कर लें, ये सच है सर कि कहीं ना कहीं पढ़ाई से थोड़ा दूर हो जाते हैं सर, एंड 10+2 की एजुकेशन होती है, नौकरी पाते ही परिवार वाले शादी करना चाहते हैं, और हो भी जाती है सर. टेक्निकली दहेज अच्छा मिलता है इन्हें सर, ऐसा सामाजिक प्रथा है हमारे यहाँ. तो शादी भी हो जाती है, फिर परिवार, बच्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटी में उलझे सर. और टेक्निकली इस वजह से क्या होता है सर कि इनका जो एकेडमिक लेवल है वो गिरावट में आता है. बिल्कुल. आगे की पढ़ाई भी सर जॉब पाने के 1-2 साल तक होती नहीं, उसके बाद हाँ जागते हैं कि हाँ चलो अब HRDC से जाना है, मेरे को आगे की पढ़ाई अब जारी करना है, प्रोसेस कंप्लीट करना है. तो बच्चों का ये प्रश्न भी सर मेरे को स्ट्रेट अभी आ रहा था सर कि जो OIR पार्ट है सर्विस कैंडिडेट के लिए सर, ये कितना मैटर करता है सर वहाँ पे? सो देखिए, पहली बात तो मैं आई आंसर योर सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट, कि जैसे जो कैंडिडेट, जितने सर्विस एंट्री के बच्चे हैं, वो क्या होता है, जैसे यंग एज में होते हैं, कुछ NDA के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, तो NDA में किसी का सिलेक्शन हो जाता है, मेरिट आउट हो जाता है, एंड ही गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू जॉइन जो वाई ग्रुप और एनीथिंग, आर्मी फोर्स में भी. अब जैसा कि आपने बहुत सही बताया, बिकॉज ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, ओके, फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल, जो भी प्रॉब्लम्स हो, वी आर ऑलमोस्ट फोर्स्ड टू जॉइन द डिफेंस इन दैट कैटेगरी एज अ सोल्जर. थोड़ा सा हमारा उसमें ये रहता है कि प्रेशर हमारे पड़ता है, प्रेशर. अब जब हम ज्वाइन कर लेते हैं तो फॉर द नेक्स्ट 1.5 ईयर हमारे पास बिल्कुल समय रहता है कि हम या तो अपने आप को अपडेट कर पाए, और या हम कुछ सोच पाए ऑफिसर कमीशन के लिए जी. और सर ये इसमें से गलती किसी की नहीं है, ट्रेनिंग करनी है. बिकॉज अगर आप एयरफोर्स वाले तो सर 28 मंथ के लिए जा रहे हैं, समझे 2 साल जो है 4 महीने उन्हें, बिल्कुल उसके दौरान आप यू कैन थिंक ऑफ इट. तो आपको मेरी एडवाइस ये है फर्स्टली कि जो क्वेरी आपकी है कि क्या किया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग योरसेल्फ अपडेटेड, आपको अपने बाकी पूरे हालात जो हो रहे हैं बाहर, उनके से अपडेट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है. और इसके लिए मैं जो टाइम मिलता है उसको आप करिए, और उसमें आप प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि एक OIR
एक ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग एक ऐसा टेस्ट है जिसमें कि आपका आईक्यू लेवल चेक किया जा रहा है। राइट सर। आईक्यू हमको सबको पता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन होता है, इट इज मेंटल एज और फिजिकल एज इनटू 100 उसका है, एंड वी ऑट टू हैव अ बेटर मेंटल एज देन फिजिकल एज, बिकॉज आईक्यू इसका जो इक्विवेलेंट है 1 या ग्रेटर 1 होना चाहिए। Right, और मेंटल एज न्यूमरेटर में है, वो डिनोमिनेटर में है, इसलिए मेरा मेंटल एज शुड बी हायर देन फिजिकल एज। उसके लिए मेरे को मेरा जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन उसको बढ़ाना है, और वो तब बढ़ेगा जबकि आपने ब्रेन को टीज करोगे। मैं ये जानता हूँ कि ट्रेनिंग बहुत टफ होती है और इसमें बहुत प्रेशर रहता है कि आदमी जब रात को आता है तो भी एकदम थका मांदा है। कैंडिडेट का सर कई बच्चे अपने हैं तो बात भी करते हैं मेरे से कि सर टाइम नहीं मिल पा रहा है सर, कहना बाहर से बहुत आसान है सर, बट अंदर से टफ है लाइफ को रिटेन करना, सस्टेन करना। और सर एज ए नॉन कमीशन तो आप समझ ही रहे हैं सर, स्पेशली मैं एयरफोर्स की बात में, वहाँ तो बहुत लिबर्टीज मिल जाती हैं सर इनको, बट आर्मी भी सर स्पेशली बच्चों का रगड़ा है। बहुत सही, मैं इसको फुली ये करता हूँ, लेकिन सर एक बात है, where there is a will there is a way, There is a way. and when the going gets tough the tough get going। और शायद इसके लिए आप चुने जा रहे हैं तो आपको बेहतर होना ही पड़ेगा भाई। सिलेक्शन में अगर 20-25 लोगों में से एक बंदा सिलेक्ट हो रहा है, यू हैव टू बी कट अबव द अदर्स, आपको चॉइस नहीं है। 24 घंटे सर आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने स्टाफ कॉलेज के लिए प्रेयर किया, हमने लगातार 1 महीने तक हम रात भर जगे। नहीं सर, इस एनर्जी को तो मैं बिल्कुल सैल्यूट करता हूँ। फॉर एग्जांपल कि सर रिटायरमेंट को कितने टाइम हुए सर? 10 साल सर, तो मतलब यू आर पुटिंग अ ग्रेट एग्जांपल। आपको देखता हूँ तो मुझे लगता है सर अभी 50 टच किए कि नहीं, तो एवरी टाइम यू लुक सो स्मार्ट एंड डायनामिक एंड व्हाट एनर्जी सर। एंड टेक्निकली बोलूँ सर, मुझे ये चीज़ बहुत इंस्पायर करती है अंदर से कि हमें सर कितना काम करना है आपकी तरह मेंटेन रहने के लिए और इस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए। तो बहुत बढ़िया बात की सर आपने कि जहां आपका विल है वहीं कुछ भी बन सकता है और कोई टाइम निकालना पड़ेगा सर, टाइम एक्सक्यूज ना दें। थोड़ा सर फौजी होने के बाद इनकी आदत एक हो जाती है, हल्की से एक्सक्यूजिंग नेचर इनमें आ जाता है। मैं सब वही नेक्स्ट पॉइंट करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे समझ कि अब जब वो ट्रेनिंग खत्म हो गई उसकी, और जैसा आप कह रहे शादी भी हो जाती है, कोई बात नहीं, शादी हो जाती, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो समहाउ और द अदर जो जज्बा उसका ज्वाइन करने से पहले था वो थोड़ा कम हो जाता है। और जहां जहां वो जज्बा, वो लौ जलती रहती है, दैट इज वेयर दैट पर्सन सक्सीड्स। अब वो बंदा आएगा। देयर आर सम पीपल जो कहते हैं अरे चांस है यार, चलो देख लेते, ट्राई कर लेते हैं, वो कभी सिलेक्ट नहीं होता। जिनके अंदर वो जज्बा, जो लौ जल रही है कि मेरे को ऑफिसर बनना है, मेरे अंदर, मैंने ट्राई किया, मेरे हाथ ऐसे थे, मैं एयरमैन हूं और आई एम ए सर्विंग सोल्जर इन द बेस्ट आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड। अब मेरे को इस ऊंचाइयों पर पहुंचना है, आई हैव टू बी एन ऑफिसर, और वो बनेगा सर, वो बनेगा। उसको क्या करना है, जैसे ही उसका ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हुई, ट्रेनिंग में यूनियन पोस्टिंग हो गई, वहां पर उसको उस अपनी थिंकिंग को मॉडिफाई करके ही शुड नाउ स्टार्ट थिंकिंग लाइक एन ऑफिसर। आपके सीनियर किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, हाउ आर दे वॉकिंग, हाउ आर दे ड्रेसिंग अप, हाउ आर दे टॉकिंग, हाउ आर दे बिहेविंग विद द जूनियर्स, कोलीग्स एंड सीनियर्स। यू हैव टू इम्बाइब दैट। आप उसको देखिए, समझिए, एंड जो मुसीबत आपके सामने आए उसमें थिंक लाइक एन ऑफिसर एंड यू बिकम वन। और सर ये पॉजिटिव भी है कि लाइक फोर्स के अंदर हम देख रहे हैं लगातार कि जितने भी सीईओ हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं सर, वो जो इस तरह के बच्चे होते हैं सर, उनको सपोर्ट भी बहुत करते हैं। लाइक हमारे यहाँ तो सर पूरी एसीसी की बैच आती हैं, रिटन एग्जामिनेशन के लिए भी, एसएसबी के लिए भी कैंडिडेट्स आते हैं। तो सर सीईओ डायरेक्ट मेरे को फोन करते हैं एंड डिस्कस कि हाँ सौरभ जी ये बैच है इलाहाबाद से सर, कि ये जा रहा है स्पेशली, इसको जो है आप लोग इतने दिन ट्रेनिंग करिए, इसका पेमेंट तक हम पे करेंगे। लाइक वो कैंडिडेट के ऊपर सर प्रेशर नहीं, उनको छुट्टी मिली सर, कितनी बड़ी चीज़ है, क्योंकि सर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड है, ऐसा तो नहीं अनलिमिटेड भेज दिया गया है सर। उस दौरान भी अगर आपका ऑफिसर आपको इतना सपोर्ट कर रहा है तो ये भी भ्रम निकाल दें कि वहाँ सपोर्ट कम है, आपको सपोर्ट काफ़ी मिलता है, और अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आप आगे जाएंगे, ये अहम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर बच्चे का जो मेरे सामने आ रहा था वो ये था कि सर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो 10+12, जैसे आपने कहा कि some candidate are really good, they are coming from the convent background, so their communication is too good, but because of any reason वो go through नहीं कर पाए, now they are going for the ACC entry। उनकी संख्या कम भी है सर, थोड़ी सी ज़्यादा संख्या उनकी है सर जो हिंदी बैकग्राउंड के हैं। Exactly। और उन्होंने सर ऑप्ट कर लिया। अब क्या है कि इतना गैप और हो गया, तब उनका ये कहना है सर कम्युनिकेशन हमारे लिए कितना बड़ा रोल प्ले कर देता है जो ACC जो है कैंडिडेट सर। देखिए सर, कम्युनिकेशन स्किल्स इज अ वेरी मेजर फैक्टर जो हमारे और सिलेक्शन के बीच में आता है। राइट सर। हमें एक बहुत बढ़िया वो फन्ने खाने चाहिए। वी डोंट वांट समबडी स्पीकिंग किंग्स इंग्लिश, नहीं, वी वांट समबडी टू हैव
एडिक्वेट नॉलेज ऑफ इंग्लिश जो अपने फीलिंग्स थॉट्स कन्वे कर सके। आप मैं से 30 साल रहा हूँ एयरफोर्स पे और हमारे एयरमैन दे आर केबल ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश, they do converse in English. The problem comes with the army soldiers, especially in army. Now army में the trend is that the background of the people is such where it is only Hindi which is spoken, Hindi or regional language. और उनकी regiments भी ऐसी हैं जो कि बिहार regiment है, राजपूताना regiment है, और तो उनका वो जो culture है it is more Hindi based. Exactly. ये भी एक गलत बात है। कहते फौज ने कंफर्ट करने के लिए चीज कर तो रखी है सर, लेकिन इससे दिक्कत होती है क्योंकि वो अपने ही सारे एरिया के भाई लोग मिल जाते हैं। अब वो उसी भाषा में और बढ़िया से बात हो रही है, एनवायरनमेंट नहीं वो एनवायरनमेंट नहीं है। एग्जैक्टली कैंडिडेट इस बात को हमसे कह रहे थे स्पेशली सर। तो सर इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि आप पहले तो रिक्वायरमेंट जान लीजिए कि रिक्वायरमेंट है कि मुझे इंग्लिश में बोलना है जी, आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश बट नॉर्मल इंग्लिश। ये मत सोचिए कि अगर कॉन्वेंट एजुकेटेड बंदा है तो वो ज्यादा स्कोर कर पाएगा। नो, अगर एक कॉन्वेंट एजुकेटेड लड़का है और एक आप है, दोनों मेरे को जॉब दे रहे हैं, अगर दोनों की बात मुझे समझ में आ रही है दे विल गेट इक्वल मार्क्स। राइट सर। I will not be, giving more attention towards him or less attention towards you. No. But what happens sir कि ये जो हमारे soldiers वगैरह they are not able to convey their thoughts. राइट सर। They are not able to convey their thoughts. उसकी वजह से क्या होता है कि भाई देखिए I am a psychologist, not a psychiatrist. I can't go inside you. Right. जब तक मेरे को स्टोरी समझ में नहीं आएगी मैं कैसे असेस करूँगा? तो he should be good in verbal, he should be good in written, and उसके लिए इनके पास बहुत फोरम मिलते हैं। आप सर आपने एमकेसी में भी बहुत सारा इंटर्नशिप पे करते हैं। एक्चुअली वी कंडक्ट प्रॉपर कम्युनिकेशन क्लासेस फॉर द एसएसबी कैंडिडेट कि वो आएँ और 1 महीने का टाइम दे, 1.5 महीने का टाइम दे, कोई चार्जेस भी एक्स्ट्रा नहीं लगते हैं सर। और हम लगातार इसी पार्ट पे काम करते हैं क्योंकि हमें पता है सर कि कम्युनिकेशन का तो कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। बिल्कुल कम्युनिकेशन तो चाहिए, चाहे आप सर्विस में जाइए चाहे बाहर जाइए जहाँ पे जाइए, इफ यू कैन स्पीक वेल योर अटेंशन विल ड्रॉन टुवर्ड्स दैट इंडिविजुअल। अगर एक बंदा बोल रहा है अच्छी इंग्लिश बोल रहा है तो आई एम श्योर सब लोग देखते हैं उसकी तरफ, हाँ भाई क्या बोलने चाह रहा है, चाहे वो भले ही कुछ भी बोल रहा हो। तो इसलिए इंग्लिश अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए क्योंकि हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, बट दिस इज दैट वे। राइट सर। और कहते हैं कि इफ यू वांट टू बी बेस्ट then you need to be best. You need to be best. There is no कोई ऑप्शंस नहीं है इस चीज को लेकर के। तो मैं अपने आर्मी के सोल्जर्स को पिछले बोलूंगा कि आपको एनवायरनमेंट आपका चाहे भले किसी रेजिमेंट का हो, आप उसको भूल करके जब आप घर में आए, अपने बैरक्स में आए, वहां पर आप न्यूज़पेपर को लीजिए और उसको जोर जोर से पढ़िए। बढ़िया, जोर से पढ़िए। अब उसको पढ़िए, 1 घंटा लगाइए उसे पढ़ने में। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी, आवाज अंदर से आएगी, एंड सेकेंडली जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस भी बढ़ेगी आपकी, एंड दैट यू कैन डिस्कस। दूसरी चीज ये है कि आप जैसे कुछ और चंद लोग होंगे आपकी उस लेवल के जो पैशन रखते होंगे, जो पैशन रखते हैं, उनको उनसे दोस्ती करिए, उनसे दोस्ती करिए, एक सर्कल बनाइए, उनके साथ बैठ करके ग्रुप डिस्कशन करिए, करंट अफेयर्स का डिस्कशन करिए, संडे को फ्री जब भी फ्री हो ये करिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। और मुझे लगता है कि इस बातों को नोट करिए आप और आज स्टार्ट करिए, क्योंकि ये प्रश्न पूछने से और एक्सक्यूज देने से आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे, बल्कि एफर्ट्स करने से। सर ने बड़ी अच्छी बात बताई, न्यूज़पेपर इज द बेस्ट ऑप्शन। थ्रू दैट नॉट ओनली द कम्युनिकेशन विल इंप्रूव, इक्वली आई अंडरस्टैंड कि सर जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस विल इंप्रूव, और वो बहुत मदद करता है आपके मेच्योरिटी, आपके कॉमन सेंस और आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स को बेहतर करने के लिए। और पहले आप जहाँ हैं, अच्छे लोगों का एक गिरोह है वो, एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैशनेट होंगे कमीशन कैटेगरी में जाने के लिए। तो मुझे लगता है कि आपको वो ग्रुप बनाना चाहिए और उनके साथ थोड़े से प्रयास करने चाहिए, और रेस्ट हमारे पास है कि हम तो बेहतर करेंगे ही करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे। कैंडिडेट पूछ रहे हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम कितने दिन का है, तो अमूमन बेसिक है 3+1, 3 साल का आपका ऑब्वियसली जो ट्रेनिंग किया जाएगा वो सियाचिन बटालियन में है, जो कि बिल्कुल आईएमए के सामने ही बिल्डिंग है, और उसके बाद 1 साल स्पेशली आप जाते हैं आईएमए के लिए, इंडियन मिलिट्री अकेडमी के लिए। साल में 2 बार मौके हैं विधिवत आपके सामने, जो शेड्यूल हम लोग समझें तो मार्च एंड अगस्त का पूरा शेड्यूल आपका बना हुआ है। 100 के आसपास सीट दोनों बार आ रही है, 200 सीट मैटर करता है सर कमीशन कैटेगरी में हमारे लिए। एक बच्चे ने सर एक प्रश्न और किया था, मैं इसको रखना चाहूँगा, क्या सर एसीसी जब कैंडिडेट एसीसी एंट्री के थ्रू ऑफिसर्स बनते हैं तो क्या सर उनका कुछ वहाँ पे लेवल कम आका जाता है, या उनका रिस्पेक्ट या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी तरह का सर क्या कोई भेदभाव भी अंदर है, कमीशन एनडीए या सीडीएस के थ्रू आना या फिर एसीसी के थ्रू आना? सर एक मिथ है, दिस इज अ मिथ, और इसमें कोई सब्सटेंशियल ग्राउंड नहीं है। ऑफिसर इज एन ऑफिसर। तो व्हेन एन ऑफिसर कम्स थ्रू एनडीए, तो उसमें क्या होता है कि एनडीए का ही इज कॉट यंग, वो 17-18 साल की उम्र में आ गया, उसके ऊपर ट्रेनिंग में 3 साल वहां लगे, 1.5 साल आईबी में लगे, 5 ऑफिसर बन गए, ही स्टार्ट्स ऑफ। एसीसी में ही कम हायर एज एंड फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड।
There is no difference in their promotions, in their career prospects. We have had इतने सारे हमारे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, आर्मी स्टाफ, जो कि एयरमैन से बन के चीफ बने हैं। क्या बात है। तो इसमें कोई किसी को शक नहीं रखना चाहिए कि आपके प्रमोशन प्रॉस्पेक्ट होना चाहिए। सब कुछ डिपेंड करता है आप कितने अपने आप को चेंज करते हैं वंस यू पुट ऑन द स्टार्स ऑन योर शोल्डर्स। राइट। इफ यू चेंज एंड डू वेल, यू विल बी एट पार विद एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी एंड यू राइज टू द हाईएस्ट पोस्ट इन दैट सर्विस। तो बड़ी बात सर ने कह दी, फिर से मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। मैटर ये नहीं करता है कि आप किस तरह से जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं। मैटर ये करता है कि जब वो स्टार्स आते हैं आपके ऊपर तो उसकी जो गरिमा है, जो उसकी क्रेडिबिलिटी है और उसका जो ओवरऑल एम्बियंस है वो आप मेंटेन, और उसको वियर करने के बाद जो फीलिंग है वो आप अपने अंदर कैरी करते हैं कि नहीं करते हैं। दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर बच्चों का बन रहा था, मैं एक दो क्वेश्चन पे क्लोज करूंगा इसको सर, कि ड्यूरिंग इंटरव्यू सर ऑब्वियसली हर एंट्री के अलग अलग कैंडिडेट होते हैं, अलग अलग एक्सपर्टाइज होता है। ड्यूरिंग सर इंटरव्यू सेशन जब इनके पीआई सेशन होते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन इनसे सर फौज में क्योंकि सर्व करके आ रहे होते हैं, एज एयरमैन भी आ रहा है, आर्मी सोल्जर्स के रूप में आ रहा है, नेवी सेलर के तौर पे बच्चा आ रहा है, तो सर क्या ज़्यादातर बातें इनसे डिपार्टमेंटल ड्यूरिंग इंटरव्यू होती हैं पर्सनल के अलावा, या फिर कुछ और भी बातें इनसे की जाती हैं? किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं सर? देखिए, इंटरव्यू का जो फॉर्मेट है वो सेम रहता है, चाहे वो सिविलियन कैंडिडेट हो चाहे वो सर्विस कैंडिडेट हो। फॉर्मेट सेम, स्ट्रक्चर सेम रहता है जी। नाउ अगर आपने पहले बता भी चुके हैं इस ऑडियंस को कि इंटरव्यू के दौरान उसकी नॉलेज टेस्ट की जाती है, जनरल अवेयरनेस टेस्ट की जाती है और उसका मोटिवेशन चेक किया जाता है। राइट सर। अब अगर मैं एक सिविलियन से सवाल पूछूं डिफेंस के बारे में डिटेल में तो शायद मैं गलती कर रहा हूँ, बिकॉज रिस्पॉन्स को सही नहीं आएगा। बिल्कुल। लेकिन ये डिफेंस वाले को टू चेक उसकी अवेयरनेस क्या है, क्या वो एक हवलदार है और सिर्फ वो अपना काम ड्यूटी करके आना जाना, नथिंग एल्स, एक फ्रॉग इन द वेल की तरह से है, या वो टाइम लगाता है टू नो कि बाकी जगह क्या हो रहा है। वेरी राइट सर। हाउ वेल डज यू नो अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी हेडक्वार्टर में क्या होता है, कितने डायरेक्टरेट्स हैं, उनके क्या है, अब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है उसको क्या पहनता है, उसके क्या रहता है, सोर्ड है, अशोका है, क्या है, कितने स्टार रहते हैं जी। अगर उसको ये भी नहीं पता है तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। सेम हम लोग क्या करते हैं, वी डिवाइड दिस सेक्शन ऑफ जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज एज पर हिज सर्विस। राइट सर। अगर एयरफोर्स का है उसको अपॉर्चुनिटी उससे पूछा जाता है कि आपने जो आपको अपॉर्चुनिटी दी गई इन 3-4 सालों में आपने कैसे यूटिलाइज किया, व्हाट हैव यू अचीव, हैव यू बीन कमेंडेशन के लिए आपको पुट अप किया गया, क्या सीओ ने आपको बुला कभी शाबाशी दी, वेल डन सो एंड सो, और हैव यू गॉन फॉर सम हॉबी लाइक ट्रैकिंग, सम एक्सपीडिशन, क्या आपने इंटरेस्ट दिखाया। सी एनीबॉडी, देखिए बहुत आसान सी चीज है समझने के लिए कि जिसके अंदर एक ऊंचाइयों को छूने की वो इच्छा रहती है वही आगे बढ़ सकता है। Exactly, अगर मैं नॉर्मल रहूं तो मैं ऊपर क्यों जाऊंगा और कोई क्यों मुझे ले जाएगा। आपको एक्स्ट्रा लेना है तो एक्स्ट्रा करना है, दैट्स ऑल अबाउट सर। बड़ी अच्छी बात सर आप बताइए। अभी जब आप बातें कह रहे थे तो मैं उसको OLQs से कनेक्ट कर रहा था। तो OLQs से जब मैं एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर के तौर पे उसको कनेक्ट कर रहा था तो मुझे दिखाई दे रहा था कि एज ए इंटरव्यूइंग ऑफिसर भाई एक्सपेक्टेशन तो है कि ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी को कैसे देखें। तो आपने एक यूनिट में काम किया, हम वहीं के एक्सपीरियंसेस से तो आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी को समझेंगे। बिल्कुल सही। वहां जो चीजें हुई, जो अलर्टनेस आप में थी, उसी के माध्यम से हम आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी को आइडेंटिफाई, इनिशिएटिव देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए, बिल्कुल। और कितने इवेंट हुए, क्या सोशल एफर्ट्स तुमने लिया, हम वहीं तो जाके कोऑपरेशन फैक्टर, सोशल एडेप्टेबिलिटी और एडजस्टमेंट को देखेंगे। तो सर ये सच है कि वहां देखने का नजरिया थोड़ा चेंज हुआ है, बट देखी वही चीजें जा रही हैं। जी सर, देखिए आर्मी में रम पंच होता है, एक रम पंच होता है। रम पंच के लिए देयर आर सम पीपल डेल ऑर्गेनाइज करने के लिए किया, ऑर्गेनाइज करो आप। देन देयर आर वेरियस एक्टिविटी, लाइक किसी कमांडिंग ऑफिसर का पीए होता है ना, पीए जो बनता है द चोजन पर्सन, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, उसका बिहेवियर अच्छा हो, जो जिस तरह से बात करता है अच्छा हो, उसको चूज किया जाता है। तो अगर आप एज ए पीए बन गए, आपके अंदर वो स्पेशलिटी आ गई, आपको बोला गया कि भाई तुम ये ऑर्गेनाइज कर दो, हमारे पास तरह दुर्गा पूजा का फेस्टिवल अच्छे से मनाया जाता है, तरह तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, उनमें आपको ऑर्गेनाइज करने के लिए दिया जाता है। तो जब आपने ये सब चीजें की हैं तो आपके अंदर वो क्वालिटी अपने आप आ गई है। तो ये समझ लेना बड़ा जरूरी है कि जो मौके मिल रहा है उनको बढ़ के लीड करिए, दैट इज द एक्सपेक्ट, और कर रहे हैं आप तो प्रूव कर देंगे उस चीज को। क्योंकि सर ये चीज जो काउंटर पार्ट सिविल में है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है,
Right, sir. अब जो 12वीं क्लास का लड़का है या कॉलेज में है, उसको डिबेट कंपटीशन, ड्रामा कंपटीशन, उसमें हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है। स्कूल लेवल पे वो चीजें करेगा, वो चीज यहाँ नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर जो मिल रहा है उसको आप कैश वही आपके वो LQs हैं एक्चुअली। नहीं, बहुत बढ़िया सर, और मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे सर। एग्जैक्टली मुझे इतना मजा आ रहा है तो ऑब्वियसली दे आर एंजॉइंग, और मैं हर वो बारीक चीज रख रहा हूँ जो जरूरी है। दो तरह के सर डिस्कशन हमेशा होते हैं, आई थिंक आना और एक प्रोफेशनल टॉक करना सर किसी चीज को लेकर के, और ये ब्ला ब्ला बता के जाना, वो एक अलग चीज है सर। बट आज जो बातें आप कर रहे हैं, मैं दिल से कहूँ सर कि अगर ये महसूस कर पा रहे होंगे तो सर ये अगर दिल पे हाथ रखेंगे तो उनको एहसास होगा कि आप कितनी सच्ची बातें कर रहे हैं, और वो सारी अपॉर्चुनिटी इनके पास है सर कि अगर उन चीजों को वहां अभी भी ऑप्ट कर लें तो ये सबसे बेहतर होंगे, सबसे आगे होंगे और जरूर सफल हो जाएंगे। और सर मैं एक चीज याद करना चाहूंगा, जी। जहां ये लोग ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, Right, sir. उसके ठीक बगल में एक इंस्टीट्यूट है RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, उसी का ऑपोजिट है। और मैं RIMC का मैंने RIMC ज्वाइन की थी, तो सर बचपन से देखते हैं, मैं देखते हूँ, और आपको बहुत मजा आएगा। इट्स अ वेरी गुड एनवायरनमेंट, सामने मसूरी दिखाई पड़ती है, बढ़िया FRI का रेंज वहां पर है, और बहुत ही खूबसूरत एनवायरनमेंट है, जन्नत जगह है वो, जन्नत। एक वर्ड में हम इस्तेमाल कर सकते हैं सर। लास्ट क्वेश्चन रखेंगे सर, इसके बाद क्लोजिंग करेंगे। GTO एक अलग प्रोस्पेक्ट है सर, और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जब आप फौज से आते हैं तो फिजिकल स्टैमिना एंड टफनेस पे तो कोई डाउट ही नहीं है। तो सर GTO ऑफिसर का क्या नजरिया होता होगा, क्या टास्क में कुछ चेंजेस लाए जाते हैं, या टास्क के दौरान तो सारे ही ट्रेंड बंदे खड़े हैं सर। जब एक सिविलियन कैंडिडेट जाता है वहां तो सर एक दो ही लीडर उभर के आते हैं, यहाँ तो सारे ही लीडर हैं क्योंकि सब वही करके आ रहे हैं ओवरऑल। तो वहां उसका प्रोस्पेक्ट कैसा होता है सर एक GTO ऑफिसर का ड्यूरिंग GTO सर? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है सर। देखिए GTO टास्क में बेसिकली ये भी साइकोलॉजी बेस्ड ही है, ये टेस्ट भी। इसमें एक बेंचमार्क रहता है कि अगर आप एक सोल्जर हैं, आपकी फिजिकल फिटनेस यहाँ तक तो है ही, राइट सर, इससे नीचे है तो फिर भाई कुछ तो बड़ी प्रॉब्लम है, इतना होना ही होना है। अब उस लेवल से मेरे को स्टार्ट करना है। आई स्टार्ट सीइंग इस लेवल से कैसे। आपने खुद देखा होगा, कुछ सोल्जर्स को आप देखिए, कुछ बहुत अच्छे हैं जी, कुछ मीडियोकर हैं, mediocre कुछ पिछड़े, तीनों सोल्जर्स हैं, वो कैटेगरी है। अब उस पे हम लोग क्या करते हैं, वी स्टार्ट विद द नॉर्मल टास्क, PGT, लेट्स से फर्स्ट टास्क PGT होता है, PGT प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क जिसे कहते हैं। उसमें ग्रुप में वहाँ काफी चॉस होता है, काफी चिल्ला चिल्ली होती है, काफी लोग, सब लोग चाहते हैं अपना पॉइंट पुट अप करने के लिए। लेकिन उस वक्त GTO क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज ट्राइंग टू सी who can remain calm, who has got depth of ideas, कि जब वो आइडिया दे रहा है कितना कॉन्क्रीट है, एग्जैक्टली वर्केबल आइडिया होना है, कि प्लस ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ब्ला 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 कर रहा है वो। बहुत से लोग, अगर 8 का ग्रुप है उसमें से 6 ऐसे बंदे होते हैं जो कि सिर्फ ब्ला ब्ला करके वो लोड उठा लेगा, भागना शुरू कर देगा, बल्ली उठा लेगा, दिखाने के लिए GTO पे देखो मैं कर रहा हूँ, बिकॉज अब ब्रिंगिंग ऐसी है, इनिशिएटिव दिखाना है हमको, ऐसा सोच रहे हैं आप। लेकिन 1-2 बंदे ऐसे होते हैं जो कि सोच करके, आई थिंक जेंटलमैन, इफ यू गो लाइक दिस हम लोग आउट ऑफ हम लोग कर सकते हैं इसको। तो हम GTO में पूरे 2 दिन ये चीज देखते हैं, उस बेंचमार्क से ऊपर पहली बार फिजिकल फिटनेस से स्टैमिना का, एंड उसके बाद कौन सा ऐसे लोग हैं जिनके पास डेप्थ ऑफ आइडिया है, दोज हु कैन गिव वर्केबल सॉल्यूशन एंड आल्सो come out as a chosen leader on their own, not forced. Very good. अपने आप ग्रुप चुन लेता है, right, okay भाई चेस्ट नंबर 7 तुम बताओ, right sir, right, he comes out on his own, on and that is what we are looking for. तो सर एक्चुअली इस टेस्ट का इनको मैं आसान भाषा में फिर माइंडसेट क्लियर करूंगा। आपने बड़ी अच्छी बात फिर यहाँ से कह दी कि फिजिकल का टेस्ट नहीं है, असल में ये आपके मेंटल स्ट्रेंथ का टेस्ट है और मेंटल कैपेबिलिटीज का टेस्ट है। तो सर ने जैसे कहा कि काम एंड क्वाइट होकर के वर्केबल आइडिया अगर आप देने में कैपेबल हैं तो असल में वही इम्पैक्ट क्रिएट करता है, और अल्टीमेट ग्रुप फिर आपको ही सपोर्ट करता है क्योंकि वो प्रैक्टिकल और अप्रोच के लायक दिखाई देता है। सर बहुत मजा आया, मैं तो डिस्कशन बंद ही नहीं करना चाहता हूँ, बट आपकी क्लास से मैं जान रहा हूँ, एंड आई विल सजेस्ट यू द ऑल ACC एस्पिरेंट इन दिस कंट्री। मैं यही कहना चाहूँ जितने भी एयरमैन भी जा रहे हैं, भाई तैयारी के लिए बिल्कुल हम प्लान्ड हैं, प्रोजेक्टेड हैं, और हमें पता है किस तरह से करना है। और हम एक बड़ा बात खुल के कह रहे हैं इस समय कि हम बिल्कुल मास ट्रेनिंग में भरोसा नहीं करते हैं, वी आर इंडिविजुअल फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल आपको 1-to-1 केयर मिलेगा, हर टेस्टिंग का फीडबैक मिलेगा, और एग्जैक्ट एनालिसिस देने में हम कैपेबल हैं, साइकोलॉजिस्ट की भी तरफ से, इंटरव्यूइंग ऑफिसर की तरफ से भी, GTO ऑफिसर की भी तरफ से, और हम वो निकाल के लाते हैं जहां हम एक सच्चाई आपको बयां करते हैं कि आप इस बार हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, और नहीं हो रहे हैं तो किस वजह से नहीं हो रहे हैं, अभी भी आपके पास समय है, आप काम कर लीजिए। तो ये हमारा नजरिया है ट्रेनिंग का, और मुझे लगता है कि ये नजरिया बेहतर है और इससे एक बेहतर सफलता हमें देश में मिल रही है। लास्ट में सर कुछ ACC एस्पिरेंट के लिए आप प्लीज कहें। बस आई वुड जस्ट से कि आप लोग ये समझिए कि जब SSB जाएं
वहाँ पर सिर्फ ये सोच के जाए कि मैं उन सिविलियन कैंडिडेट से बहुत ज़्यादा बेटर हूँ, मेरे को चिंता नहीं अगर मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो नौकरी है, और नौकरी इन द बेस्ट आर्म फोर्सेस ऑफ द कंट्री, ऑफ द वर्ल्ड। आप ऐसे सर्विस में कर रहे हैं, काम कर रहे हैं जो कि दुनिया में बेस्ट है, तो आपको टेंशन नहीं लीजिएगा, आप नर्वस मत होइए, गो विथ कॉन्फिडेंस, पूरा कॉन्फिडेंस रखिए एंड ट्राई एंड पुट इन योर बेस्ट, एंड आई एम श्योर यू सक्सीड। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। लास्ट में फिर आपने एक बड़ी मोटिवेशनल चीज बोल दी सर, भाई ऑलरेडी जॉब में हो, आपको किस बात का टेंशन है, बिंदास जाओ, सही जाओ और पिट गया हो, मैं तो यही बोलता। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कलसी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कलसी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर।